राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की इस कड़ी के अंदर हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। ये एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम एमसीक्यू जो हम सॉल्व कर रहे हैं रेशनल के साथ में, और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे जिनको हम सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ए प्राइमीपेरस वुमन has recently given birth to a term infant. Priority teaching for the client include information of। सबसे पहला वर्ड तो यहाँ दिया हुआ प्राइमीपेरस, इसका मतलब होता है ऐसी वुमन जो जिसकी प्रेगनेंसी ने फर्स्ट टाइम 20 वीक को क्रॉस किया। प्राइमी पैरा वर्ड फॉर व्हेन द प्रेगनेंसी क्रॉस द 20 वीक, मतलब वाइबिलिटी को क्रॉस करती है, और प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम। तो ये प्राइमी पैरस वुमन है जिसने एक बर्थ दिया बच्चे को, और बच्चा जो है वो टर्म है। इन लाइन से ये पता चलता है कि सारी चीज नॉर्मल है। प्रायोरिटी टीचिंग जो है वो क्लाइंट को क्या आप बताएंगे, है ना। तो एज सच इस क्वेश्चन में जो बच्चा है वो नॉर्मल है, मदर प्राइमी पैरस है, और क्या टीचिंग होनी चाहिए। फर्स्ट है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के बारे में बताएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे, इन्फेंट बाथिंग के बारे में बताएंगे, इन्फेंट स्लीप वैक साइकिल के बारे में बताएंगे। प्राइमी पेरस वुमन है, रिसेंटली बर्थ दिया है, टर्म इन्फेंट है, प्रायोरिटी नचिंग टीचिंग आपका क्या रहना चाहिए। व्हाट इज द आंसर। कुछ लोग ठीक बोल रहे हैं लेकिन कुछ लोग गलत भी बोल रहे हैं। कुछ लोगों के आंसर यहाँ है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जो कि आंसर गलत है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एक डिजीज है जिसके बारे में बताना तो होता है, पर ये प्रायोरिटी पे नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ये 2 से 4 महीने के बच्चे में ज्यादा देखने को मिली है। और ये बच्चा जो है वो टर्म इन्फेंट अभी बर्थ हुआ है और बर्थ दिया है। तो बर्थ देते ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है बच्चों के लिए, डेफिनेटली ये आंसर कुछ लोग बोल रहे हैं वो सही है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। ब्रेस्ट फीडिंग कराना हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक तरीका है जिसके द्वारा जो है हम जो है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रॉपर करा सकते हैं। बच्चे को न्यूट्रिएंट इसी के थ्रू मिलेंगे, बच्चे में इम्यूनिटी इसी से बनेगी। तो ये सबसे पहली प्रायोरिटी में रहेगा। बाथिंग नहीं कराना होता है फर्स्ट 24 आवर्स में, ये हमें समझना है। और स्लीप वेक साइकिल जो है इन्फेंट का, ये प्रायोरिटी पे नहीं आएगा यहाँ पे। मतलब ऐसा हम प्रायोरिटी सेट करें तो ब्रेस्ट फीडिंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, जो तुरंत जो है इसके बारे में मदर को टीच करना पड़ेगा, क्योंकि मदर प्राइमी पेरेंट्स है, उसे इतना आइडिया नहीं है कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं क्या है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मदर बनी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज द करेक्ट वन। Which of the following assessment finding in a term neonate would cause the nurse to notify the primary health care provider? टर्म न्यूनेट में क्या चीज जो है आपने नोटिफाई की, जो कि आप जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उनको इन्फॉर्म करेंगे। ऐसी क्या चीज है जो टर्म न्यूनेट के अंदर आपने नोटिफाई की एज ए नर्स असेसमेंट के अंदर। फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ टीयर्स, टीयर का एब्सेंट होना, ये आपने नोटिफाई किया। देखो, आपने नोटिफाई किया और आप उसको नोटिफाई करेंगे या इन्फॉर्म करेंगे, इसका मतलब वो अबनॉर्मल चीज है। तो बच्चे में पैदा होती टीयर एब्सेंट है, क्या ये अबनॉर्मल है? नहीं, ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि बच्चे में टीयरिंग नहीं होती है, तो ये इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन टू ब्राइट लाइट, जब अपन ब्राइट लाइट डालते हैं तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, क्या अबनॉर्मल है? नहीं, ये अबनॉर्मल नहीं है, ये भी नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि प्यूपिल रिएक्ट कर रही है लाइट से, ये सही है। तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। अनइक्वल साइज कॉर्निया, कॉर्निया का साइज अनइक्वल है, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि कॉर्निया का साइज इक्वल होना चाहिए। रेड सर्किल ऑन प्यूपिल विद ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इसको बोलते हैं रेड रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? रेड रिफ्लेक्स। वीडियो की शुरुआत इस यूट्यूब चैनल की जब हमने शुरुआत की मैंने, तो सबसे फर्स्ट वीडियो तो डेफिनेटली गणपति बप्पा को समर्पित है, लेकिन जो सेकंड वीडियो है वो रेड रिफ्लेक्स का ही है। तो रेड रिफ्लेक्स को आप जरूर समझे। वहां पे ऑप्थेल्मोस्कोप को जब हम आई के ऊपर साइन करते हैं तो रेड स्पॉट बनता है, इसका मतलब रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, और ये नॉर्मल है, होना चाहिए बर्थ के समय। तो ये भी चीज क्या है, नॉर्मल है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नॉर्मल है। थर्ड नंबर जो है जिसमें प्यूपिल का साइज जो है वो कैसा है, कॉर्निया का साइज जो है वो कैसा है, अनइक्वल है, ये अबनॉर्मल है। इसलिए ये यहाँ पे आंसर जाएगा, अबनॉर्मल चीज है अनइक्वल साइज कॉर्निया, सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है विच शुड द नर्स एक्सप्लेन टू ए न्यू मदर विल बी डिलेड अंटिल हर न्यू बॉर्न इज 36 to 48 आवर्स ओल्ड। क्या चीज आप एक्सप्लेन करेंगे, एक मदर जो अभी बच्चे को बर्थ दिया है और वो डिले कर सकती है फर्स्ट 34 to 48 आवर्स तक डिले किया जा सकता है। ऐसी क्या चीज है जिसको डिले किया जा सकता है ना। क्वेश्चन है कि बर्थ होने के बाद में ऐसी कौन सी चीज है जिसको 36 से 48 आवर्स तक डिले किया जा सकता है।
फर्स्ट है विटामिन के का इंजेक्शन डिले करना होता है, विटामिन के का इंजेक्शन विल बी डिलेड। टेस्ट फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी डिलेड। टेस्ट फॉर नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस विल बी डिलेड। और स्क्रीनिंग फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया विल बी डिलेड। विच इज द करेक्ट वन? देखिएगा, हाँ कुछ लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, कुछ को समझ में नहीं आ रहा है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। विटामिन के जो है इसको डिले करने का जरूरत नहीं होता है। इसको बर्थ होने के 36 टू 40 आवर्स पे बच्चा ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है, तो एज ए प्रोपाइलैक्टिक हम वहाँ पे दे रहे हैं, तो इसको डिले करने की जरूरत नहीं है। ब्लड ग्लूकोज का लेवल पैदा होते ही करना होता है, तभी पता चलेगा। 36 आवर्स तक हम बच्चे को नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा न्यूबॉर्न बेबी हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क पे होता है। तो ये दोनों चीज डिले नहीं करनी है। विटामिन के तुरंत लगाते हैं, ब्लड ग्लूकोज का लेवल तुरंत चेक करते हैं। टेस्ट फॉर एंट्रोकोलाइटिस जो है इसको भी तुरंत किया जा सकता है। हाइपोक्सिक बच्चों में होता है, इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से होता है। ज्यादातर प्रीटर्म बच्चों में ये बीमारी होती है। तो तीनों चीजें हाथों हाथ करनी होती है। इसको 36-40 आवर्स तक डिले नहीं करना होता है। पर फिनाइल कीटोन्यूरिया का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसको हम हील प्रिक मेथड के द्वारा करते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसमें हम हील प्रिक मेथड काम में लेते हैं और गुतिर टेस्ट करते हैं। गुतिर टेस्ट हील प्रिक मेथड काम में लिया जाता है। इसको फर्स्ट 36 टू 48 आवर्स बाद में करने पे रीडिंग के ज्यादा एग्जैक्ट आने की संभावना होती है, इसलिए इसकी स्क्रीनिंग जो होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया की, वो डिलेट की जा सकती है। बाकी तीनों चीजें डिलेट नहीं करना होता है। तो डी इज द करेक्ट वन। Which newborn assessment identify immediately after birth will probably necessitate prolonged follow-up care? बर्थ हुआ और ऐसा क्या चीज आपको मिला जिसे आप ये तय कर रहे हो, ये नेसेसिएट कर रहे हो, ये पक्का कर रहे हो कि उसमें लंबे समय तक फॉलोअप केयर का जरूरत पड़ सकता है, प्रोबेबली, है ना? तो ऐसा क्या असेसमेंट है आपका? इमीडिएट असेसमेंट आफ्टर बर्थ इन ए न्यू बॉर्न। आपका स्कोर 5, वेट ऑफ 33.5 kg, ब्लड ग्लूकोज लेवल 50 और अम्बिलिकल कॉर्ड 2 ब्लड वेसल। अपगार स्कोर बच्चे का 5 होना, वजन का 3.5 किलो होना, ब्लड ग्लूकोज लेवल का 50 होना और अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 ब्लड वेसल का होना। देखिएगा, प्रोलॉन्ग फॉलोअप, देखो एक प्रोलॉन्ग फॉलोअप केयर का मतलब होता है कि वो बच्चे जिनमें कोई क्रॉनिक एलिमेंट है ना। एक बच्चे का अगर अपकार स्कोर 5 है, तो ये हाथों हाथ का असेसमेंट होता है, तो ये डिसाइड करता है कि उस समय क्या डिसीजन लेना है। तो वहां आर पार की लड़ाई होती है और हाथों हाथ होती है। अपकार स्कोर कभी भी क्रॉनिक एलिमेंट के बारे में नहीं बताते या प्रोलॉन्ग चीजों के बारे में नहीं बताएगा। तो अगर आप इस ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, तो ए यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा। वजन 3.5 किलो ये बिल्कुल सही वजन है, तो यहाँ प्रोलॉन्ग फॉलोअप का कोई जरूरत नहीं है, बच्चा हेल्दी चाइल्ड है। ग्लूकोज 50, 40 से कम को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, तो 50 ग्लूकोज एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए नॉर्मल होता है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 50 टू 90 mg पर डीएल होता है, तो ये 50 है, तो इट्स नॉर्मल। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 ब्लड वेसल होती है, 2 आर्टरी और 1 वेन। 2 आर्टरी और 1 वेन, 3 होती है लेकिन 2 ही है। ये इंडिकेट करती है कि एक ब्लड वेसल बनी नहीं है, और नहीं बनी तो कहीं ना कहीं ऑर्गन के अंदर वहां पे एनोमली है, और उस एनोमली के लिए प्रोलॉन्ग फॉलोअप केयर की जरूरत पड़ सकती है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 ब्लड वेसल का होना ये डिसाइड करता है कि बच्चे को फॉलोअप केयर का वहां पे जरूरत रहेगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, बाकी तीनों आंसर जो है वो सही नहीं है। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ, किसके प्रिवेंशन के लिए बीसीजी देते हैं? बहुत यूनिक क्वेश्चन है, और यू ऑल आर बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हो आप। मतलब आज जोश में है आप बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है। जन्मदिन तो मेरा है पर जोश में आप दिख रहे हैं। कोई बात नहीं। तो ये ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए काम में लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो पोलियो नहीं है, ये टीबी है। पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन देते हैं। आईपीवी और ओपीवी, ओपीवी ओरल देते हैं और आईपीवी इंजेक्टेबल देते हैं। आईपीवी उनमें देते हैं जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस होता है, आईएम देते हैं। टीबी जो है उसके लिए बीसीजी देते हैं, ये टीबी का है तो बीसीजी का है, तो टीबी इसका आंसर है। डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी पॉजिटिव ऑरिजिन में कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और डीपीटी यहाँ पे वैक्सीन काम में लिया जाता है। एक और मजेदार बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है टीटी के वैक्सीन लगते थे पहले। 3 महीने कंफर्म होने के 3 महीने बाद में टीटी की फर्स्ट डोज और 1 महीने बाद में सेकेंड डोज। अब नई गाइडलाइन के अंदर 3 महीने बाद में टीटी की फर्स्ट डोज और उसके 1 महीने बाद में डीपीटी की डोज लगती है वहां पे, जिसमें टिटनस आता है और डिप्थीरिया पर्टुसिस भी लगा देते हैं मदर को ही।
ताकि बच्चे को प्रॉब्लम कम हो। तो ये चेंजेज है, डिप्थीरिया और टिटनेस जब यहाँ पे आया तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ आंसर रहेगा टीबी। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन रिक्वायर, किस में रिक्वायर रहते हैं? पहला है यूज ए सर्जिकल मास्क व्हेन विद इन 3 feet ऑफ ए पेशेंट, स्पेशल एयर हैंडलिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम, ग्लव्स एंड गाउन ऑल टाइम, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट इन ए प्राइवेट रूम। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन अगर आपको काम में लेने हैं तो क्या चीज आप काम में लेंगे, क्या चीज रिक्वायर रहेगी? तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के अंदर ड्रॉपलेट, जैसे अभी कोरोना है, कौन से प्रिकॉशन करने हैं? ड्रॉपलेट। तो क्या यूज करें? सर्जिकल मास्क, और क्या रखें? 3 feet ऑफ दी पेशेंट, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क काम में लेवें, और हैंड वॉशिंग करें। ये तरीका है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन को रोकने का। और कोरोना ड्रॉपलेट से हो रहा है, इसलिए आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ए आंसर बनेगा। बी, सी और डी यहाँ पे आंसर करेक्ट नहीं है, ए इज द करेक्ट वन। एन इरेसिस्टिबल अर्ज टू मूव अबाउट अलोंग विद इनर रेस्टलेसनेस इज कॉल्ड, मतलब एन अर्ज टू मूव, ये अपन पढ़ते हैं किसके अंदर? एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, जो है ईपीएस, उसके अंदर होता है। एन अर्ज टू मूव, क्या कहते हैं उसको? बिल्कुल सही, वेरी गुड, कुछ लोग बिल्कुल सही है, दैट इज एकैथीसिया। एकैथीसिया का मतलब होता है एन अर्ज टू मूव, तो इट इज एकैथीसिया। एकैथीसिया मतलब एन अर्ज टू मूव अबाउट अलोंग विद इनर रेस्टलेसनेस, दैट इज एकैथीसिया। एकाइनेशिया, हाइपरकाइनेशिया और डिसकाइनेशिया मूवमेंट से संबंधित है ना, ये मूवमेंट से संबंधित है। मूवमेंट का नहीं होना, मूवमेंट का ज्यादा होना और मूवमेंट का गड़बड़ होना, तो ये मूवमेंट से संबंधित है। और एन अर्ज टू मूव इज द एकैथीसिया, तो ए इज द करेक्ट वन। आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो, ये कौन सी इमेज है? वेरी गुड वेरी गुड, इट्स लंबर पंचर, बहुत ही बढ़िया, ये लंबर पंचर है। लंबर वर्टिब्रा के अंदर पंचर करके सीएसएफ को निकालना फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज और फॉर टेस्टिंग पर्पज, इट्स लंबर पंचर। इस प्रोसीजर का नाम है लंबर पंचर। नर्वस सिस्टम या लंबर पंचर को पूरा डिटेल से अपन पढ़ेंगे जब आगे की वीडियो हम पढ़ेंगे। तो ये इमेज क्या है? तो ये लंबर पंचर है, और सीएसएफ का एनालिसिस करने के लिए लंबर वर्टिब्रा में पंचर करके सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। व्हाट इज द WHO क्राइटेरिया फॉर मिनिमम स्पर्म काउंट इन नॉर्मल सीमन? के अंदर मिनिमम स्पर्म काउंट क्या होने चाहिए? 60 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन और 30 मिलियन। तो अकॉर्डिंग टू द WHO क्राइटेरिया, पहले ये 20 थे, अब हो गया 15 मिलियन। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट जो है वो कितना होना चाहिए पर ml के अंदर? 15 मिलियन होना चाहिए, ये WHO क्राइटेरिया है। तो बी 15 मिलियन। ओवरऑल 15 मिलियन स्पर्म जो है पर मिलीलीटर कंसिडर्ड किए जाते हैं नॉर्मल, अकॉर्डिंग टू द WHO इन 2010। ओल्डर डेफिनेशन थी वो थी 20 मिलियन की, अब हो गई 15 मिलियन की। लोअर स्पर्म काउंट जो है उसको ओलिगोजूस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं, स्पर्म काउंट का कम होना। और वेसेक्टोमी जो है कंसिडर्ड करते हैं सक्सेसफुली इफ द सैंपल इज एजोस्पर्मिक। एजोस्पर्मिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ स्पर्म इन द सीमन, जीरो स्पर्म है ना होता है, तो उसको एजोस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोजूस्पर्मिया का मतलब होता है लेस स्पर्म। और एब्सेंट ऑफ फ्रुक्टोज में इंडिकेट प्रॉब्लम विद द सेमाइनल वेजाइकल। अगर इसमें फ्रुक्टोज एब्सेंट होती है सीमन के अंदर, फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर होती है जो सीमन में पाई जाती है, और वो एब्सेंट होती है तो सेमाइनल वेजाइकल की प्रॉब्लम वहां पे इंडिकेट होती है। एस्पर्मिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ सीमन, एजोस्पर्मिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पर्म, हाइपोस्पर्मिया का मतलब होता है लो सीमन वॉल्यूम, हाइपरस्पर्मिया का मतलब हाई सीमन वॉल्यूम, ओलिगोजूस्पर्मिया वेरी लो स्पर्म काउंट, एस्थेनोजूस्पर्मिया पुअर स्पर्म मोटिलिटी, टेरेटोजोस्पर्मिया sperm carry more morphological defect than usual, and necrozoospemia all sperm in the ejaculate are dead, ल्यूकोस्पर्मिया a high level of WBC in the semen। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो सीमन में स्पर्म की प्रेजेंस और उससे संबंधित है, जिनको आपको याद रखना है। और ये कुछ एमसीक्यूज थे जो आज हमने डिस्कस किए, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू हमने पढ़े हैं, पीडीटी के एमसीक्यू जिसमें थोड़े ज्यादा इंक्लूड किए हैं। तो इसी तरीके के मजेदार एमसीक्यू का आनंद उठाने के लिए जुड़े हुए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और ये तो करें, इसके अलावा एक काम करें कि मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल और इस वीडियो को पहुंचाने में अपनी भागीदारी लगाएं, ताकि कई घरों के दीपक जलाने में हम सफल हो पाए। करके देखिएगा, अच्छा लगता है। अगेन, वो सारे लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं और जिन्होंने मुझे आज इस मेरे जन्मदिन के अवसर पर विशेष किया है, मैं तहे दिल से, हृदय की गहराई से उनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और भगवान आप सबको जो है बहुत जल्द एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जाए। इन्हीं दुआओं के साथ में मैं हमेशा आप लोगों के साथ में रहूंगा, और जब जहां तक पॉसिबल हो सकेगी हर
घड़ी में आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। ये संकल्प मैं इस दिन पे लेता हूँ। धन्यवाद।